Good morning, guys. Now, today we are going to discuss the topic physics. The subject physics. And today, since it's going to be the first lecture on physics, we are going to take the CBSE topic first, which is going to be electrostatics. So let's see this. Electrostatics. Electrostatics. Now, what is over there in this particular chapter, which is something new जो लास्ट क्लास में नहीं था? अभी तक आप सब लोगों ने बात की हुई थी द वर्ड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो इस साल भी है. यदि आप जानना चाहते हो कि इस साल फिजिक्स में क्या क्या है, तो ऑफ कोर्स आई विल लीव द एंटायर ब्लूप्रिंट ऑफ द सीबीएसई बोर्ड. सो द फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आई एम ओनली फोकसिंग ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल द सीबीएसई बोर्ड. दो इवन यदि ये और किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. यदि आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सो आई एम श्योर दैट वो सेम टॉपिक ही होगा. दो स्टेट बोर्ड के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बट उनके इसमें जो आज हम जो लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, वो ऑलरेडी वो लोग क्लास 11th में कर चुके हैं. बट द सीबीएसई इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ. सो व्हाट इज ओवर देयर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर? सो एज आई टोल्ड यू दैट इस साल के फिजिक्स के अंदर क्लास 12th के अंदर सबसे पहले टॉपिक आता है विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. देन कम्स द सेकेंड टॉपिक which is known as the electric field and the capacitance and the potential. Okay, तो मैंने electric field को भी उसी में डाल दिया है, एक्चुअली में वो इसके अंदर आता है, but anyway. Then the third chapter is electric current. So यदि आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी के ये तीन मेजर चैप्टर्स हैं, the first, the second and the third. सर फिर फोर्थ क्या है? फोर्थ चैप्टर के अंदर चालू होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Then comes the fifth chapter which is magnetism. So अभी आप बोलोगे फोर्थ एंड फिफ्थ, इसका मतलब चैप्टर हो गया केवल मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हो गया. ओके, एंड ऑफ कोर्स द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड. सो ये हो गया फोर्थ एंड फिफ्थ में. बट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रिसिटी से डील करते हैं. फोर्थ एंड फिफ्थ डील करेंगे आपका द मैग्नेटिज्म वाले पार्ट से. अब बात करते हैं यदि अपन 5th 6th 7th की, बट ऐसे खैर और भी चैप्टर्स हैं, जैसे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा, एसी आ जाएगा, डीसी आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट राइट नाउ विल बी ओनली फोकसिंग ऑन द वर्ड इलेक्ट्रिक. नाउ द फर्स्ट वर्ड, सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर लेक्चर. इलेक्ट्रो. इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, राइट? सो एटम जैसे जो आपका होता है, एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, और उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं which is known as electron, proton and neutrons. So यहाँ पर हम जिस पर्टिकुलर पार्ट की बात करेंगे which will be a electron, but technically यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे. we will be talking about the word charges. Now जब भी मैं कभी चार्जेस की बात करूंगा, so remember that चार्जेस के अंदर दो तरह के चार्जेस आ जाएंगे. कौन कौन से दो तरह के चार्जेस होंगे? So there are going to be two charges. First is going to be a positive charge, another is going to be a negative charge. A positive charge and a negative charge. So there are going to be two charges. But then comes the question, sir, what do you mean by this chapter electrostatics? वो तो आपने बताया ही नहीं, आप तो डायरेक्टली चार्जेस पे आना चालू हो गए. Let's understand. जब भी कभी कोई भी चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, रेस्ट मतलब वो बस केवल रखा हुआ है, रुका हुआ है, देन इस तरह की ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है इसमें, जिसमें चार्जेस केवल रखे हुए हैं या स्टैटिक हैं या रुके हुए हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो यदि आपको इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बतानी होगी तो कैसे बताओगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्लीज ध्यान रखना. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो इस पूरे चैप्टर के अंदर जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म नहीं होगा, आप कभी भी चार्जेस को मूव मत कराना. मतलब ये चार्जेस अपनी जगह से हिल नहीं सकते, बस ये एक जगह पर बैठे हुए हैं, हिलेंगे नहीं. अब आप बोलोगे सर लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली इसका उल्टा वाला भाई है. इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. फ्लो ऑफ चार्जेस, उसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उनको किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी.
But as of now, let's come back to the word electrostatics. So electrostatics is that branch of physics which deals with charges at rest. अब आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस एंड चार्जेस की एक्चुअली डिस्कवरी कैसे हुई. सो अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर एक्चुअली बीइंग डन, बट साइंस हमेशा एक्सीडेंटली होता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड साइंस हमेशा एक्सीडेंटली होता है? सो देयर वाज दिस पर्टिकुलर स्टोरी, यू नो, जो कि बुक में लिखा हुआ है. सो वी विल नॉट गो डीपर इनटू दैट, बट देन बाय द वे, यू नो, Coulomb was doing this particular experiment, और एक्चुअली में विलियम गिलबर्ट ने भी किया हुआ था. एंड you know, he was trying to rub this particular glass rod, या उसने अब कैट पे फेंक के मारी होगी या कुछ भी ऐसा हुआ होगा. और कैट के ऊपर में फर होता है, यदि आपने देखा होगा, उसके बालों को फर बोलते हैं. तो ये ग्लास रॉड ने माइट भी उसको हिट किया होगा या रगड़ती हुई गई होगी, समथिंग लाइक दिस. एंड उसने बाद में वो रॉड को उठाया, जो ग्लास की स्केल होगी या रूलर होगी या रॉड होगी, उसने उसको टेबल पे रख दिया. थोड़ी देर के बाद में उसने देखा कि टेबल के ऊपर में वो जो ग्लास रॉड था, उसके ऊपर में आजू बाजू छोटा छोटा कचरा जो होता है, से पेंसिल के जो अपने यू नो निकलते हैं शार्पन करने के बाद में, जो वुड के छोटे छोटे यू नो पीसेस, दोज पर्टिकुलर पीसेस एक्चुअली गॉट स्टक ओवर देयर. सो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसको समझ में नहीं आया कि ये कचरा अपने आप कैसे चिपक गया, ये तो थोड़ी दूर में था. And that is, by the way, you know, led to this particular experiment or this particular chapter which is known as electrostatics. Actually में उस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है और होता क्या है. मतलब तो आपको समझ में आ गया, बट होता क्या है. एक्चुअली में दुनिया में सारी की सारी बॉडी न्यूट्रल होती है. व्हाट डू यू मीन बाय दुनिया में सारी बॉडी न्यूट्रल होती है? इसका मतलब उनमें इक्वल पॉजिटिव चार्जेस एंड इक्वल नेगेटिव चार्जेस होते हैं. या आप ऐसे बोल सकते हो कि सब जने बहुत ही सेटिस्फाइड कंडीशन में बैठे होते हैं. बट देन कम्स अ प्रॉब्लम. सपोज करो ये एक मार्कर है मेरे पास में प्लास्टिक का, एंड आई हैव गॉट दिस हैंड और आई हैव गॉट सम अदर थिंग, एंड मैंने इसको यहाँ से मैंने इसको रब करना स्टार्ट कर दिया. नाउ थिंक अबाउट इट कि आप सारे के सारे साइंस के स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, एक्चुअली में क्या हुआ होगा. कुछ पार्टिकल्स ऑफ फर, राइट, आई मीन फर, इस वाले केस में मतलब मैं यहाँ पे कैट की बात नहीं कर रहा हूँ, से इस पर्टिकुलर कॉटन के क्लॉथ की बात कर रहा हूँ. कुछ यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल्स, क्योंकि मैंने इसको रब किया, जो यहाँ पे जुड़े हुए होंगे वो यहाँ से निकल गए होंगे. एंड ये निकल करके कहाँ बैठ गए होंगे? इसके ऊपर में जा करके. नाउ सिंस इट इज अ इंसुलेटर, प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर, इट इज नॉट कंडक्टर. यदि ये कंडक्टर नहीं है तो ये चार्जेस यहाँ पर इकट्ठे हो गए. अब कॉमन सेंस सोचो, पहले ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी थी, बट अब इसके ऊपर में चार्जेस कौन से इकट्ठे होना चालू हो गए? से किसी भी एक टाइप के चार्जेस इकट्ठा होना चालू हो गए. लेट अस से सपोज नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा होना चालू हो गए फ्रॉम दिस क्लॉथ टू दिस क्लॉथ. यदि मान लो यहाँ से चार्जेस इसके ऊपर में इकट्ठा होना चालू हो गए, और यदि हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात किया, तो ये पूरा का पूरा मार्कर लिटरली नेगेटिव चार्जेस से भरा हुआ हो जाएगा. सो वील फ्रॉम नाउ ऑन कॉल दिस मार्कर एज नेगेटिवली चार्ज्ड. बट अब जरा सोचो, पहले तो यहाँ पर पॉजिटिव आई मीन नेगेटिव वाले जो चार्जेस थे वो पूरे के पूरे ऑलरेडी भरे हुए थे इक्वल क्वांटिटी में, बिकॉज बॉडी तो न्यूट्रल थी. अब आपने कुछ नेगेटिव चार्जेस को यहाँ से निकाल करके मार्कर के ऊपर में डाल दिया. अब जब आपने कुछ चार्जेस को यहाँ से निकाल करके मार्कर के ऊपर में डाल दिया, तो इसका मतलब है ये बॉडी क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि चार्जेस यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गए. कॉमन सेंस, पॉजिटिवली चार्ज. क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. यदि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, दैट सिंपली मींस दैट दिस चार्ज इज लीविंग दिस प्लेस एंड नाउ मेकिंग दिस प्लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस वन नेगेटिवली चार्ज्ड. इन सिंपल वर्ड्स यदि मैं बोलूं तो दोनों के दोनों इम्बैलेंस हो गए हैं. ये जरूरत से ज्यादा नेगेटिव हो चुका है और ये जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है. अब क्या लगता है, क्या ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे इम्बैलेंस? आप रहना चाहोगे इम्बैलेंस? नहीं. इस कंडीशन में क्या होना चालू हो जाता है? जैसे ही मैं इस मार्कर को किसी भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ में लेकर के आया, से एक टेबल की तरफ में, एक बुक के तरफ में, कोई कंडक्टर की तरफ में, कोई ह्यूमन बॉडी की तरफ में, जैसे ही लेकर के आया, मैंने जैसे ही इसको किया, इमीडिएटली ये जो एक्स्ट्रा इम्बैलेंस वाले चार्जेस थे, इन्होंने अपने जगह से मूव किया एंड ये उसके अंदर चले गए. एंड दिस imbalance of charges which is now being balanced is known as transfer of charges and that is known as electrostatics. इसको और सिंपल समझने के लिए just one more example and then we'll do Coulomb's law and Coulomb's law in vector form. इसको आपको और easily समझने के लिए you need to understand first of all
दैट एक्चुअली में ये जो क्लाउड्स वाला पार्ट होता है वो होता कैसे है। अब आप बोलोगे सर अब प्लीज अब वाटर साइकिल मत स्टार्ट करो, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज वाटर साइकिल। वाटर इवेपोरेट होगा, ऊपर जाएगा, कंडेंस होता है, ऊपर कूलर वाला पार्ट होगा, कोल्डर वाला सेक्शन होगा, वहां पर उसके आइस के क्रिस्टल्स बन जाएंगे एंड देन अगेन सो ऑन एंड सो फोर्थ। नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। जब ये लाइटनिंग आती है, अभी जब मैं यहां पर बात करूंगा तो यू विल बी शॉक्ड। लाइटनिंग बोल्ट, लाइटनिंग बोल्ट का मतलब वो जो बिजली कड़कती है उसी को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग बोल्ट। नाउ व्हाट टेक्निकली डू यू मीन बाय द वर्ड लाइटनिंग बोल्ट ओवर हियर? लाइटनिंग बोल्ट वो जो बिजली कड़कती है वो कैसे कड़कती है? समझ में आ गया, आपने वाटर साइकिल तो बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि पानी जाएगा ऊपर होगा, बट देन व्हाट अबाउट दिस लाइटनिंग? वो लाइटनिंग एंड देन वन मोर क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे आज तक। लाइटनिंग से कई बार वो जब लाइटनिंग गिरती है तो आपके घर के रेफ्रिजरेटर्स खराब हो जाते हैं एंड आपके अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे और कई बार शॉकिंगली डेथ हो जाती है। आपके पानी के साइकिल में डेथ का तो कोई भी एग्जाम्पल नहीं था। सो माई क्वेश्चन इज एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या? एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ थिंक अबाउट इट, हुआ क्या होगा? ऊपर एक क्लाउड है जिसके अंदर आइस एंड क्रिस्टल्स भरे हुए हैं। वाटर कंडेंस होने के बाद में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भरा हुआ है पूरा क्लाउड। एक और क्लाउड बगल से उसके जाता है, या हवा जोर से चलती है। हवा जोर से चल रही है एंड वो क्या कर रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब हो गया ये रगड़ना। जब ये फ्रिक्शन होगा इसका मतलब है either by the way the air or some other cloud is going to rub against this particular cloud, and this is going to again do what? Same part, that is transfer of charges from either one cloud to another or from air to this particular cloud. Now what do you think is bound to going to be happening right over there? जैसे ही ये दोनों के दोनों क्लाउड्स इम्बैलेंस हो गए, एज सून एज एयर के अंदर मॉइस्चर आना चालू हुआ, रेनी सीजन के टाइम पे ह्यूमिडिटी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट, उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होना चालू हो जाएगा? या कोई ट्री से ये क्लाउड जैसे ही टकराया, ट्री कहां से कनेक्टेड होगा? नीचे ग्राउंड से। इसको मिल गया एक कंडक्टिंग मीडियम। सर लेकिन समझ में नहीं आया, कंडक्टिंग मीडियम की क्या जरूरत है? थिंक अबाउट इट। ये क्लाउड यहां से गया, ये हल्का सा नीचे आ गया, बिकॉज आपको मालूम होगा कि ट्रीज क्यों जरूरी होते हैं। ट्रीज जब आप प्लांट करते हो, इट विल मेक दैट पर्टिकुलर सेक्शन कंपैरेटिवली कूलर और नीचे वाला सेक्शन हॉटर रहता है, राइट, एंड हॉट गैसेस विल राइज अप। अब जब क्लाउड यहां पर आएगा तो इट विल ट्राई एंड कंडेंस डाउन बिकॉज ऑफ दिस कोल्डर सेक्शन। ये नीचे की तरफ में आएगा एंड जैसे ये ट्री से टकराएगा, इसको मिल गया ये पूरा का पूरा ट्री। बट सर ट्री में वुड होता है और वुड सर इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मींस बैड कंडक्टर। तो सर आप कैसी बात कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि वो इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर के थ्रू ट्रेवल करेगी? एब्सोल्युटली राइट। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट। लेट अस हाइपोथेटिकली अज्यूम दैट इस बोर्ड के ऊपर में एक स्विच लगा हुआ है, एंड देन वील कम बैक टू द एग्जांपल ऑफ द लाइटनिंग बोल्ट। एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है जो प्लास्टिक का बोर्ड है। जब मैं इस प्लास्टिक के बोर्ड को स्विच ऑन करता हूं, टच करता हूं, तो मुझे करंट का झटका नहीं लगता। मैंने स्विच ऑन कर दिया, यहां पे हाथ रखा तो भी मुझे करंट का आई विल नॉट बी इलेक्ट्रोक्यूलेटेड। ऑन द अदर हैंड, जैसे ही मैंने इसको टच किया, विल आई गेट अ शॉक? नो, आई विल नॉट गेट अ शॉक बिकॉज दिस इज इंसुलेटर। ये आपको ऐसा सिखाया जाता है अभी तक मेजॉरिटी टीचर्स ने, या मेजॉरिटी जगह पर आपने ऐसा सीखा होता है। नॉट एग्जैक्टली। थिंक अबाउट इट अगेन। होता क्या है एक्चुअली में? जो पोटेंशियल यहां से आ रहा है, जो करंट जिसको आप बोलते हो, जो यहां से आ रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो वो बेचारा आ ही नहीं पाता आप तक, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर है, विच इज राइट। बट यदि मैं इस करंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा, से 1,000,000 वोल्ट्स, और अब यदि मैंने इस प्लास्टिक को यदि 1,000,000 वोल्ट से चार्ज कर दिया और अब मैंने इस पर हाथ लगाया, क्या लगता है आपको? झटका लगेगा? चांसेस हैं कि आपको लग जाएगा, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस जब लाइटनिंग बोल्ट होता है। नाउ थिंक अबाउट इट। एयर इज एन इंसुलेटर, करेक्ट? यस सर, एयर इंसुलेटर है, हमने बचपन में सीखा था। नाइस। यदि एयर इंसुलेटर है तो लाइटनिंग बोल्ट ऊपर से लेकर के नीचे कैसे आता है?
बीच में तो इंसुलेटर है। थिंक अबाउट इट। जब क्लाउड्स ने रब किया अपने आप को, इम्बैलेंस हुआ चार्जेस का, जैसे वो ट्री या किसी भी ऐसे शख्स के पास के अंदर आया, उसने क्या किया, इमीडिएटली, क्योंकि चार्जेस इतने ज्यादा हो चुके हैं आपकी, अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, एंड इट नाउ नीड्स टू जस्ट थ्रो दीज चार्जेस। लेकिन ये चार्जेस केवल तब ही इतने सारे बन पाएंगे जब क्लाउड बहुत बड़ा होगा और उसका ह्यूज मास होगा। इसीलिए आप नॉर्मल डेज में जब क्लाउड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं या बहुत ही ऐसे वाइटिश से होंगे, उतना उनमें पानी नहीं होगा, वो वाले क्लाउड्स डिसिपेट कर ही नहीं पाते, उनमें उतनी ताकत ही नहीं होती कि वो इस अर्थ के एयर के मीडियम को क्रॉस करके नीचे आ पाए, एंड दैट इज अ शॉकिंग पार्ट। बट जब क्लाउड बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि नॉर्मली रेनी सीजन के अंदर होता है, जब क्लाउड्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत डार्क होते हैं, हाई इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस, इन दैट केस इट जस्ट कैन नॉट वेट, इट विल जस्ट वॉमिट इट आउट। और वॉमिट इट आउट करने के लिए उसको नीचे दिखाई देता है अर्थ। अर्थ का मतलब सरफेस ऑफ अर्थ, एंड अर्थ का सरफेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सेप्टर है ऑफ चार्जेस के लिए। सो आप कोई भी चार्जेस डालोगे अर्थ के चारों तरफ में, वो स्प्रेड हो जाएंगे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई रेनी सीजन में कभी भी पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा रहना चाहिए। Why? बिकॉज आपको लग रहा है कि अरे ये तो वुड है, इंसुलेटर है, बट प्लीज अंडरस्टैंड रेनी सीजन के अंदर वो वुड हल्का सा वेट होता है, राइट? अब क्या होगा, जैसे ही बोल्ट गिरेगा, सबसे पहले बोल्ट को शॉर्टकट रास्ता चाहिए अर्थ पे पहुंचने के लिए। अब इमेजिन करो कि मेरे पास में एक पेड़ है यहाँ पर, और एक हो आप जो कि कुछ यहाँ से ओपन ग्राउंड पे आप खड़े हुए हो, बोल्ट को गिरना होगा, तो बोल्ट इस पेड़ पर गिरेगी या आप पर? यदि इस पेड़ की हाइट, यदि इस ट्री की हाइट आपसे ज्यादा है, तो कॉमन सेंस दिस पर्टिकुलर बोल्ट इज गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल fall on to this particular part, then get grounded, because इसको ये डायरेक्टली शॉर्टकट रास्ता मिल गया, and it has now got a medium and it will now get dissipated. On the other hand, यदि आप यहाँ पे खड़े हो और इसकी हाइट छोटी है पेड़ से, कॉमन सेंस वो आप पर नहीं गिरने वाला। बट होता क्या है, आप पेड़ के एग्जैक्टली नीचे खड़े हो क्योंकि बारिश बहुत जोर से आ रही है, आपको लगा यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, एंड दैट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, पूरा का पूरा बनता जाएगा। सो जब भी कभी आप ओपन ग्राउंड पे होते हो, ओपन ग्राउंड पे होते हो, और यदि बहुत ज्यादा जोर से लाइटिंग आ रही है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, सर्च फॉर बाय द वे आइदर अ हाउस और अ शेल्टर। यदि कुछ भी ना मिले और ओपन ग्राउंड एंड बहुत लाइटिंग कड़क रही है, तो ध्यान रखना, हो सकता है चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं कि वहां पर लाइटनिंग गिरेगी ही गिरेगी, एंड चूंकि आपकी हाइट उस टाइम पर सबसे बड़ी होगी एज कंपेयर टू ग्रास, चांसेस है कि वो आप पर गिरेगी और आप इलेक्ट्रोक्यूलेट हो जाओगे, डैमेज बहुत ज्यादा होगा या डेथ भी हो सकती है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि लोग इलेक्ट्रोक्यूलेशन से मरते कैसे हैं। सुना है गांव के अंदर बिजली गिरी एंड 2-3 लोगों की डेथ हो गई, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस। इससे बचने के लिए पीपल विल ऑलवेज अप्लाई लाइटनिंग कंडक्टर्स ऑन द टॉप ऑफ देयर बिल्डिंग। यदि आप बुर्ज अल खलीफा देखोगे तो देखा है, बिल्डिंग इतनी बड़ी है बट उसके ऊपर एक ऐसे एंटेना टाइप का जा रहा है, आपको लगेगा वो एंटेना है, दैट्स नॉट एग्जैक्टली एन एंटेना, दैट इज अ लाइटनिंग कंडक्टर। बिकॉज जब भी कभी क्लाउड्स वहां से पास हो रहे होंगे, उनमें जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो डिसिपेट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, जब भी कभी कोई भी प्लेन्स लैंड करते हैं, देन इमीडिएटली डोर ओपन नहीं करते, इट विल टेक सम टाइम। व्हाई? बिकॉज ये जब प्लेन ऊपर जा रहा होता है एयर के अंदर, व्हेन इट इज एयरबोर्न, उस पर्टिकुलर टाइम पे विंड ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन करती है, एंड फ्रिक्शन की वजह से दिस पर्टिकुलर प्लेन इज नाउ चार्ज्ड अप। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली इम्बैलेंस हो चुका है। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या लगता है क्या होगा आपके हिसाब से? जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली इम्बैलेंस हो जाएगा, देन ओनली वन थिंग विल हैपन, एज सून एज यू आर गोइंग टू और ट्राइंग टू गो आउट ऑफ दिस झटका, उससे बचने के लिए इनके जो टायर्स होते हैं प्लेन्स के, उसको हमेशा स्पेशली कंडक्टिव बनाते हैं। वो रबर के टायर्स होते हैं बट अंदर बहुत सारे मेटल्स की शीट्स लगे होते हैं, या ट्रेड्स होंगे उनके अंदर, या वायर का गेज होगा, जिसके थ्रू दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड ऑन टू द ग्राउंड। इसीलिए जब भी कभी हम घर या बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो उसके अंदर जब भी वायरिंग करेंगे, तो वो वायरिंग में अर्थ के लिए एक जगह जरूर छोड़ते हैं, ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस आ जाएंगे, earth and pass away. Okay, so let's come back to the topic of now electrostatics.
How many types of charges are over there? There are two kind of charges, positive charge and negative charge. What do you mean by positive charge? Simple. यदि आपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकाल दिया तो इट इज पॉजिटिवली चार्ज. यदि किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड. इट्स दैट सिंपल. ओके, नाउ बात करते हैं द वर्ड कूलम्स लॉ की. Now what do you mean by the word Coulomb's law? जैसे आपका ग्रेविटेशन के अंदर एक मोस्ट फंडामेंटल लॉ था एंड दैट पर्टिकुलर लॉ वाज द ग्रेविटेशनल लॉ, ऐसी Coulomb's लॉ में एक मोस्ट फंडामेंटल लॉ है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरा थ्योरी चलती है एंड दैट इज, लेट अस से सपोज देयर इज दिस पर्टिकुलर, एक कोई बॉडी है जिसके ऊपर में चार्ज लगा हुआ है और चार्ज को शो कैसे करते हैं? चार्ज को शो करेंगे विद द सिंबल Q से. And what is the unit of charge? It is Coulomb. Q, named after the scientist Coulomb, who was the discoverer of it. Okay. Now, so there is this particular charge. से suppose कर लो मैंने एक चार्ज ले लिया यहाँ पर प्लस Q. प्लस Q का मतलब हो गया पॉजिटिव Q चार्ज है. Now यहाँ पर मैंने एक और चार्ज ले लिया से प्लस Q. दोनों के दोनों सेम चार्जेस है, इक्वल. ओके. नाउ ये रहा एक पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट चार्ज का या एटम का, ये रहा इसका सेंटर पॉइंट. ओके. अब क्या होगा, इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया है r. आप कुछ भी मान सकते हो, यू कैन टेक a आल्सो, स्मॉल a भी ले लेते हैं कई बुक्स के अंदर. नाउ व्हाट डिड द Coulomb's law say? Coulomb's law said that force is directly proportional to, force between the two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges. Force is directly proportional to the magnitude of the charges. ये रहा मेरे पास में Q1 चार्ज, ये रहा Q2 चार्ज. सर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का मतलब क्या? मान लो इसके ऊपर में कुछ चार्ज है 1 कूलम का, क्योंकि कूलम उसकी यूनिट होती है. इस पे चार्ज है 1 कूलम का, इस पे चार्ज है 2 कूलम का, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा? 1 × 2 कूलम स्क्वायर का चार्ज. Did you get this? तो force is directly proportional to the multiplication of or the product of the two charges. Now, second law says, according to Coulomb, force is inversely proportional to the square of the distance between it. Force is inversely proportional to the square of the distance between it. जैसे gravitation law था, m1 × m2 upon r square, q1 × q2 upon r square. तो ध्यान रखना, फोर्स यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना फोर्स कम होता जाएगा. दैट्स सिंपल. ओके. सो जितना आपने फोर्स, यदि आपने जितना आपने डिस्टेंस को आपने कम किया, फोर्स उतना इंक्रीज होगा, और जितना आपने डिस्टेंस को बढ़ाते गए फोर्स उतना कम हो जाएगा. बट उतना कम नहीं होगा, स्क्वायर से ज्यादा कम होगा. ओके. सो जब कुलम ने इन दोनों के दोनों लॉस को कंबाइन किया, सो इट बिकेम अ न्यू लॉ एंड दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r square. F is directly proportional to the Q1 Q2 upon r square. अब बढ़ते हैं आगे. जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा. जब हमेशा आता है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा एक कांस्टेंट आएगा विच इज नोन एज K. इसी को आप लोग बोलते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके. So I'm going to write everything on the right hand side of the board. So आप बाद में आपका कॉपी कर लेना. F is equals to K Q1 Q2 by R square. तो ये आ चुका आपके पास में. So this is your so-called Coulomb's law. F is equals to K Q1 upon Q1 Q2 by R square. So यदि आपको इंग्लिश के अंदर सेम Coulomb's law को बोलना होगा, टीचर ने पूछा okay define the word Coulomb's law. Coulomb's law can be stated that force is directly proportional to the magnitude of the two charges, or force is directly proportional to the product of magnitude of two charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. On combining, we are going to remove the sign of proportionality and we are going to put the word K, which is known as dielectric constant. I'll tell you in detail what is this. So K Q1 Q2 by R square.
Now, what do you mean by the word K over here? Now, K is known as dielectric constant. Dielectric constant. And what is the value of K? It should be equals to 9 into 10 to the power 9. But sir, what is the unit now? यहाँ पर आ गया CBSE का first and almost a sure shot kind of confirmed question. 9 into 10 to the power 9 की यूनिट कैसे निकालोगे? अब आप करोगे सर हमने अभी तक लर्न नहीं है क्योंकि आपने अभी तक बताया नहीं है. कॉमन सेंस लगाओ, आप खुद भी फाइंड कर सकते हो यूनिट. खुद सोचो, आपको K निकालना है, K को यहीं छोड़ दो. R स्क्वायर क्या था? डिस्टेंस बिटवीन इट. डिस्टेंस का मतलब होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है क्लास 11 के अंदर? मीटर. तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर. सो लेट्स राइट दिस. तो यहां पर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन. आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर. Q1 Q2 अभी मैंने बताया था उसकी यूनिट होती है कूलम, तो ये हो गया कूलम स्क्वायर. इसको भी डिवाइड कर दूंगा यहां पर लाके क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था. कूलम स्क्वायर और बन गया आपका यूनिट ऑफ K. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ K? दैट इज न्यूटन मीटर square by coulomb to the power minus 2. You can write coulomb upon coulomb square भी, वो भी चल जाएगा, no problem at all. Now what is this dielectric constant? Let's now find it out. So K का मतलब होता है it is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. So K should be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. Guys ये terms बहुत important है because ये जो मैं आज करवा रहा हूँ ये लिटरली ऑलमोस्ट काइंड ऑफ आपका पूरा चैप्टर है. सो ध्यान रखना जब भी आप यदि एस चांद कर लोगे एज अ रेफरेंस बुक या अरिहंत लोगे या बाय द वे मॉडर्न फिजिक्स लोगे, आप कोई भी बुक लोगे, यू विल सी दिस विल बी द एंटायर वन चैप्टर ऑल टुगेदर. सो गाइस ध्यान रखना ये चैप्टर कल पूरा का पूरा खत्म भी हो जाएगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो K should be equals to, K की वैल्यू क्या होती है? इट इज 1 upon 4 pi epsilon naught. इसको बोलते हैं epsilon naught and it is being made something like this. Okay, K should be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. अब ना सर ये 1 upon 4 pi तो समझ में आ गया. What is this epsilon naught? Epsilon naught is nothing else but is known as permittivity. Now what do you mean by the word permittivity? एक बात बताओ, यदि आप कोई काम एयर में बहुत इजीली कर रहे हो तो क्या आप वही काम पानी के अंदर भी उतना ही इजीली कर सकते हो? मे बी, मे नॉट बी. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ये कौन डिसाइड करेगा कि यदि मैंने चार्जेस को पानी में रख दिया तो वो कैसे बिहेव करेंगे, यदि मैंने उनको ऑयल में रख दिया तो वो कैसे बिहेव करेंगे, यदि मैंने उनको वुड के किसी मटेरियल के अंदर एक कंपोस्ट बना के डाल दिया तो वो कैसे बिहेव करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसके लिए हम मीडियम को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं विच इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power minus 12. Now, once again a problem. सर अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कॉमन सेंस सोचो, K की यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर. 4 पाई की यूनिट तो कुछ होती ही नहीं है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म. तो आप एप्सिलॉन नॉट को यहां लेके जाओ और K को यहां लेके आ जाओगे. सो K की सारी जो यूनिट्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी? उल्टी हो जाएंगी. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली इसका उल्टा कर दो क्योंकि K यहाँ पर नीचे आएगा. तो क्या हो जाएगी यूनिट? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इज दैट सिंपल? सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो चुकी है? 8.85. K नीचे आ चुका है तो न्यूटन इनवर्स. मीटर स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में आ चुका है तो मीटर पावर माइनस 2 एंड देन कूलम माइनस 2. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर लिख देता हूँ 10 to the power minus 12. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म. अब ये तो आ गया. अब इसके आखिरी के दो क्वेश्चंस एंड लेट्स देन एंड अप द टॉपिक. सो देन कम्स द पार्ट एंड देन ऑफ कोर्स द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. सो देन कम्स द क्वेश्चन, सर ये तो आपने बता दिया बट अब एक बार बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? किसका? फोर्स का. लेट्स अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिराइव द फोर्स का. बट यहाँ पर हमारा पॉइंट फोर्स पे नहीं है, हमारा पॉइंट है K पर.
So what is this particular K? Dielectric constant. What is the unit, or sorry, what is the dimension formula of dielectric constant? So let's find it out. K का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे? फॉर्मूला तो है ही आपके पास में, ये देखो यहाँ पर है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और यहाँ पर है F, करेक्ट? तो K का डायमेंशन फॉर्मूला के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 की जगह एक बार Q स्क्वायर लिख देता हूँ. एनी प्रॉब्लम? ओके. सो K शुड बी इक्वल टू F R स्क्वायर बाय Q स्क्वायर. यदि आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि F का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं m l t माइनस 2, करेक्ट? मास इंटू एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2. आर स्क्वायर का मतलब हो जाता है एल स्क्वायर, करेक्ट? होल अपॉन देन क्यू स्क्वायर. नाउ व्हाट इज क्यू ओवर हियर? क्यू का मतलब होता है चार्ज. नाउ आप चार्ज कैसे करोगे? थिंक अबाउट इट. आपको मालूम होना चाहिए करंट, कि अपन ने क्लास 10th के अंदर पढ़ा था, करंट कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम. I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. तो Q क्या हो जाएगा? Q शुड बी इक्वल्स टू IT. ये आ गया पहला फॉर्मूला. Q शुड बी इक्वल्स टू IT. I का मतलब होता है करंट विच इज नोन एज एम्पियर, और T का मतलब होता है टाइम विच इज मेजर्ड इन सेकेंड्स. सो I इज एन एम्पियर, तो यहाँ पर Q स्क्वायर था, तो Q स्क्वायर की जगह पर क्या डाल दूंगा? एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर इज T स्क्वायर, करेक्ट? नाउ बना दो डायमेंशन फॉर्मूला. K शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा m l क्यूब T माइनस 2 एंड होल अपॉन a square t square. What is the final answer? The final answer will be, ये t square ऊपर जाएगा तो it will become m l cube t to the power minus 4 a square, and this is your dimension formula for k. That's so simple. So अभी तक कौन कौन से फॉर्मूलेस अपन ने पढ़े हैं? Let's write it on the right hand side of the board first. फर्स्ट जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है दैट इज F इज इक्वल्स टू, दैट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. फिर अपन ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था दैट K शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट क्यों बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज द परमिटिविटी और एनी पर्टिकुलर चार्ज इन एयर. सो जब भी कभी कोई पूछे एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होगा? इट इज इन एयर. ओके. नाउ थर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? वो था अपने पास में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर. व्हाट वाज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ K? क्या निकला था अपने पास में? m l क्यूब t माइनस 4 a स्क्वायर. m l क्यूब t माइनस 2 a स्क्वायर. m l क्यूब t माइनस 4, आई एम सॉरी, t माइनस 4 a स्क्वायर. ओके. डायमेंशन फॉर्मूला. देन कम्स 5. व्हाट इज द परमिटिविटी? परमिटिविटी, परमिट करना, किसी को अलाउ करना, परमिटिविटी. एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल्स टू, ये एयर के अंदर है तो यहां पर लिख भी देता हूं, इसका मतलब है ये एयर के अंदर है, तो ये हो जाता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. एंड देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? एग्जैक्टली द ऑपोजिट यूनिट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. अब बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स राइट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. But I think it's already 40 minutes, so we have to stop the lecture right over here. कल I'll try and complete this particular topic. Now कल हम लोग numericals भी करेंगे of Coulomb's law के, and we'll be also doing the property of charges. So please remember, मैं आपसे आज जब मैं आपको शीट भेजूंगा तो आज मैं पहले कौन कौन सी शीट्स भेजूंगा. Today in the another lecture we will be telling you about the logarithmic differentiation, जो मैथ्स का लेक्चर होगा, तो आज आपको उसकी शीट मिलेगी
और आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट मिलेगी. By the time, enjoy. So I'll leave the board like this, so you can by the way copy it whenever you feel like. ध्यान रखना, चार्ज की यूनिट कूलम. Okay, see ya guys. Enjoy, take care, and note it down. And remember to stay indoors till the time coronavirus is not over. Thank you. Bye.